Hey guys, today we are going to learn something new. We often use talk these types of sentences in our daily life. जैसे कि एक बात तो पक्की है कि तुम उस दिन मुझे याद कर रही थी। एक बात तो पक्की है कि तुम मुझे भूल नहीं सकती। एक बात तो पक्की है कि तुम ज़रूर कुछ सोच रही हो। एक बात तो पक्की है कि तुम बीपीएससी ज़रूर निकालोगी। एक बात तो पक्की है कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। तो गाइस, if you also want to speak these types of sentences in English, then you will have to apply this structure. Structure is that one thing is sure that. उसके बाद आप अपने सेंटेंस को ऐड करेंगे. Whatever you wanna say, you can add after one thing is sure that. One thing is sure that it means एक बात तो पक्की है. Let's understand through the example so it can be understood well. First example is that एक बात तो पक्की है कि उस दिन तुम मुझे बहुत याद कर रही थी. One thing is sure that you are missing me a lot the day. One thing is sure that you are missing me a lot the day. Second example, एक बात तो पक्की है कि तुम मुझे भूल नहीं सकती. One thing is sure that you can't forget me. One thing is sure that you can't या बोल सकते you cannot forget me. एक बात तो पक्की है कि तुम मुझे भूल नहीं सकती. एक बात तो पक्की है कि तुम ज़रूर कुछ सोच रही हो. One thing is sure that something is definitely going on in your mind. One thing is sure that something is definitely going on in your mind. एक बात तो पक्की है कि तुम बीपीएससी ज़रूर निकालोगी. एक बात तो पक्की है कि तुम बीपीएससी ज़रूर निकालोगी. One thing is sure that you will definitely take out BPSC. One thing is sure that you will definitely take out BPSC. एक बात तो पक्की है कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा. One thing is sure that I will stand by you everywhere. One thing is sure that I will stand by you everywhere. I will stand by you everywhere it means मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा, यानी चाहे जैसा भी सिचुएशन हो मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा रहूँगा. कि मैं सिर्फ जानना चाहता था कि तुम अभी कहाँ हो. मैं सिर्फ जानना चाहता था कि तुम वहाँ क्या करते हो. मैं सिर्फ जानना चाहता था कि वो मेहनत से पढ़ाई करता है या नहीं. मैं सिर्फ जानना चाहता था कि आपके घर के लोग कैसे हैं. तो इस तरीके के अगर आप भी सेंटेंस बोलना चाहते हैं तो इसका स्ट्रक्चर ये है. आई जस्ट वांटेड टू नो दैट. मैं सिर्फ जानना चाहता था कि. आई जस्ट वांटेड टू नो दैट. उसके बाद आप अपने सेंटेंस को ऐड कर सकते हैं. वॉट एवर यू वांट टू से यू कैन ऐड आफ्टर इट. आई जस्ट वांटेड टू नो दैट. तो आइए कुछ एग्ज़ाम्पल लेकर अच्छे से समझते हैं. जैसे कि अगर आप कहना चाहते हैं कि मैं सिर्फ जानना चाहता था कि तुम अभी कहाँ हो. आई जस्ट वांटेड टू नो दैट where are you now. I just wanted to know that where are you now. And second sentence is that मैं सिर्फ जानना चाहता था कि तुम वहाँ क्या करते हो. I just wanted to know that what do you do there. I just wanted to know that what do you do there. And third sentence is that मैं सिर्फ जानना चाहता था कि वो मेहनत से पढ़ाई करता है या नहीं. मैं सिर्फ जानना चाहता था कि वो मेहनत से पढ़ाई करता है या नहीं. आई जस्ट वांटेड टू नो दैट ही स्टडीज़ वर्क हार्ड और नॉट. यह तो सरासर नाइंसाफ़ी है. यह तो सरासर गलत है. यह तो सरासर झूठ बोल रहा है. यह तो सरासर मजाक है. तो इस तरीके के सेंटेंस अगर आप भी बोलना चाहते हैं तो इसका स्ट्रक्चर ये होगा. दिस इज़ शेयर. यह तो सरासर. दिस इज़ शेयर. उसके बाद आप अपने अदर वर्ड्स को ऐड कर सकते हैं. वॉट एवर यू वांट यू कैन ऐड आफ्टर इट. व्हाट. यह तो सरासर नाइंसाफ़ी है. दिस इज़ शेयर अनजस्टी. दिस इज़ शेयर अनजस्टी. यह तो सरासर नाइंसाफ़ी है. एंड सेकेंड सेंटेंस इज दैट यह तो सरासर गलत है. यह तो सरासर गलत है. दिस इज़ शेयर रॉन्ग. दिस इज़ शेयर रॉन्ग. यह तो सरासर गलत है. एंड थर्ड सेंटेंस इज दैट
यह तो सरासर मजाक है। दिस इज़ शेयर जोक। यह तो सरासर मजाक है। दिस इज़ शेयर जोक। एंड फोर्थ सेंटेंस इज दैट यह तो सरासर झूठ बोल रहा है। यह तो सरासर झूठ बोल रहा है। ही इज़ टेलिंग अ लाई शेयरली। ही इज़ टेलिंग अ लाई शेयरली। कि तुम्हें पता है कि वहाँ मूसलाधार बारिश हो रही है, यानी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तुम्हें पता है कि वो गाली नहीं देता। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे फैमिली की इज़्ज़त करता हूँ। तुम्हें पता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। तो गाइज़, अगर आप भी इस तरीके के सेंटेंस को बोलना चाहते हैं तो इसका स्ट्रक्चर ये होगा, यू नो दैट, यानी तुम जानते हो कि, यानी तुम्हें पता है कि। यू नो दैट, उसके बाद आप जो बोलना चाहते हैं वो सेंटेंस ऐड कर सकते हैं। वॉट एवर यू वांट टू से यू कैन ऐड आफ्टर इट। यू नो दैट। आइए इसको कुछ स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि तुम्हें पता है कि वहाँ मूसलाधार बारिश हो रही है। यू नो दैट इट इज़ रेनिंग टोरेंशियल रेन देयर। टोरेंशियल रेन का मतलब होता है मूसलाधार बारिश। यू नो दैट इट इज़ रेनिंग टोरेंशियल रेन देयर। एंड सेकेंड सेंटेंस इज दैट तुम्हें पता है कि वो गाली नहीं देता। तुम्हें पता है कि वो गाली नहीं देता। यू नो दैट ही डज नॉट अब्यूज़, या आप इसको डजेंट अब्यूज़ भी पढ़ सकते हैं। यू नो दैट ही डज नॉट अब्यूज़। एंड सेकेंड सेंटेंस इज दैट तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे फैमिली की इज़्ज़त करता हूँ। यू नो दैट आई रिस्पेक्ट योर फैमिली। You know that I respect your family. And third sentence is that तुम्हें पता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। तुम्हें पता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। You know that I don't tell a lie. You know that I don't tell a lie. चलो मान लेते हैं कि वो तुम्हें धोखा नहीं देगी। चलो मान लेते हैं कि उसने तुम्हें गाली दी। चलो मान लेते हैं कि तुम उससे बात नहीं करते हो। चलो मान लेते हैं कि वो मुझे फ़ोन नहीं करेगा। तो गाइस, इस तरीके के सेंटेंस बनाने के लिए इसका स्ट्रक्चर ये है कि लेट्स अज्यूम। चलो मान लेते हैं कि लेट्स अज्यूम। उसके बाद आप अपने सेंटेंस को ऐड कर सकते हैं। वॉट एवर यू वांट टू से यू कैन ऐड आफ्टर इट। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि चलो मान लेते हैं कि वो तुम्हें धोखा नहीं देगी। लेट्स अज्यूम शी विल नॉट चीट ऑन यू। चीट ऑन का मतलब होता है धोखा देना। लेट्स अज्यूम शी विल नॉट चीट ऑन यू। एंड दूसरा एग्जाम्पल ये है, चलो मान लेते हैं कि उसने तुम्हें गाली दी। लेट्स अज्यूम ही अब्यूज्ड यू। अब्यूज्ड सेकेंड फॉर्म यूज़ होगा क्योंकि उसने तुम्हें गाली दी। लेट्स अज्यूम ही अब्यूज्ड यू। उसके बाद चलो मान लेते हैं कि तुम उससे बात नहीं करते हो। लेट्स अज्यूम यू डू नॉट टॉक टू हर। चलो मान लेते हैं कि तुम उससे बात नहीं करते हो। लेट्स अज्यूम यू डू नॉट टॉक टू हर। उसके बाद चलो मान लेते हैं कि वो मुझे फ़ोन नहीं करेगा। लेट्स अज्यूम he will not call you. Let's assume he will not call you. झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे। बात बनाना तो कोई तुमसे सीखे। बहाना बनाना तो कोई तुमसे सीखे। तो गाइज़, अगर आप भी इस तरीके के सेंटेंस बोलना चाहते हैं तो इसका स्ट्रक्चर ये होगा, यू कैन टीच वेरी वेल। यू कैन टीच वेरी वेल। उसके बाद आप अपने सेंटेंस को ऐड करेंगे। वॉट एवर यू वांट टू से यू कैन ऐड आफ्टर इट। तो आइए इसको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। यू कैन टीच वेरी वेल हाउ टू टेल अ लाई। यू कैन टीच वेरी वेल हाउ टू टेल अ लाई, यानी झूठ बोलना तो कोई तुमसे सीखे। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल ये है कि मस्का लगाना तो कोई तुमसे सीखे। मस्का लगाना
तो कोई तुमसे सीखे। यू कैन टीच वेरी वेल हाउ टू बटर अप। बटर अप का माना होता है मस्का लगाना। यू कैन टीच वेरी वेल हाउ टू बटर अप। बात बनाना तो कोई तुमसे सीखे। बात बनाना तो कोई तुमसे सीखे। यू कैन टीच वेरी वेल हाउ टू गिव फॉल्स प्रोमिस। यस, फॉल्स प्रोमिसेस का मतलब होता है बात बनाना। यू कैन टीच वेरी वेल हाउ टू गिव फॉल्स प्रोमिसेस। बहाना बनाना तो कोई तुमसे सीखे। यू कैन टीच वेरी वेल हाउ टू मेक एक्सक्यूजेस। यू कैन टीच वेरी वेल हाउ टू मेक एक्सक्यूजेस। ज़्यादा से ज़्यादा तुम मुझसे बात नहीं करोगे। ज़्यादा से ज़्यादा वो 5 मिनट बोलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा तुम मुझ पर चिल्लाओगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हारा 2 दिन इंतज़ार कर सकता हूँ। तो गाइज़, इस तरीके के सेंटेंस अगर आप भी बोलना चाहते हैं तो इसका स्ट्रक्चर ये है, एट द मोस्ट ऑफ। उसके बाद आप अपने सेंटेंस को ऐड करेंगे। व्हाट एवर यू वांट टू से यू कैन ऐड आफ्टर एट द मोस्ट ऑफ। जैसे कि आइए इसको कुछ स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। जैसे ज़्यादा से ज़्यादा तुम मुझसे बात नहीं करोगे। एट द मोस्ट ऑफ यू विल नॉट टॉक टू मी। एट द मोस्ट ऑफ यू विल नॉट टॉक टू मी। दूसरा एग्जाम्पल ये है, ज़्यादा से ज़्यादा वो 5 मिनट बोलेगा। एट द मोस्ट ऑफ ही विल स्पीक 5 मिनट्स। एट द मोस्ट ऑफ ही विल स्पीक 5 मिनट्स। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा तुम मुझ पर चिल्लाओगे। एट द मोस्ट ऑफ यू विल शाउट एट मी। एट द मोस्ट ऑफ यू विल शाउट एट मी। ज़्यादा से ज़्यादा मैं तुम्हारा 2 दिन इंतज़ार कर सकता हूँ। एट द मोस्ट ऑफ आई कैन वेट योर 2 days। एट द मोस्ट ऑफ आई कैन वेट योर 2 days। सोने से पहले गेट बंद कर देना। सोने से पहले दवाइयाँ खा लेना। जाने से पहले मुझे बता देना। बोलने से पहले सोच लेना। तो गाइज़, अगर आप भी इस तरीके के सेंटेंस आप अपनी डेली लाइफ में बोलना चाहते हैं तो इसका स्ट्रक्चर ये होगा, सेंटेंस यानी जो आप बोलना चाहते हैं वो, उसके बाद आप बिफोर का यूज़ करेंगे, उसके बाद V5 यानी ING फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे सोने से पहले गेट बंद कर लेना, तो क्लोज द डोर बिफोर स्लीपिंग। क्लोज द डोर बिफोर स्लीपिंग। सोने से पहले दवाइयाँ खा लेना। टेक मेडिसिन्स बिफोर स्लीपिंग। टेक मेडिसिन्स बिफोर स्लीपिंग। जाने से पहले मुझे बता देना। इन्फॉर्म मी बिफोर गोइंग। इन्फॉर्म मी बिफोर गोइंग। बोलने से पहले सोच लेना। थिंक बिफोर स्पीकिंग। थिंक बिफोर स्पीकिंग। जाने से पहले खाना खा लेना। टेक फूड बिफोर गोइंग। जाने से पहले खाना खा लेना। टेक फूड बिफोर गोइंग। मैं किस खुशी में तुम्हें पार्टी दूं? किस खुशी में तुम पार्टी दे रहे हो? वो पापा बनने की खुशी में मिठाइयाँ बांट रहा है। किस खुशी में तुम झूम रहे हो? तो गाइज़, अगर आप भी इस तरीके के सेंटेंस को अगर इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो इसका स्ट्रक्चर ये होगा, इन व्हाट हैप्पीनेस, यानी किस खुशी में। इन व्हाट हैप्पीनेस, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे। तो आइए इसको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि मैं किस खुशी में तुम्हें पार्टी दूं। इन व्हाट हैप्पीनेस शुड आई थ्रो अ पार्टी, यानी मुझे किस खुशी में पार्टी देना चाहिए। सेकेंड, किस खुशी में तुम पार्टी दे रहे हो। इन व्हाट हैप्पीनेस आर यू पार्टिंग। इन व्हाट हैप्पीनेस आर यू पार्टिंग। थर्ड एग्जाम्पल ये है,
वो पापा बनने की खुशी में मिठाई बांट रहा है। He is distributing sweet in the happiness of becoming a father. He is distributing sweet in the happiness of becoming a father. किस खुशी में तुम झूम रहे हो? In what happiness are you dancing? In what happiness are you dancing? जो कहना है जल्दी कहो, जो करना है जल्दी करो, जो खाना है जल्दी खाओ, जो ख़रीदना है जल्दी ख़रीदो। तो इस तरीके के सेंटेंस बोलने के लिए इसका स्ट्रक्चर ये है कि सबसे पहले V1, उसके बाद व्हाट यू हैव टू, उसके बाद सेम वर्ब का यूज़ करेंगे, उसके बाद क्विकली लगाएंगे। तो आइए इसको एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि जो कहना है जल्दी कहो, से व्हाट यू हैव टू से क्विकली, से व्हाट यू हैव टू से क्विकली। आप फर्स्ट में जो वर्ब लगाएंगे वही वर्ब लास्ट में भी लगाएंगे। जैसे जो करना है जल्दी करो, डू व्हाट यू हैव टू डू क्विकली, डू व्हाट यू हैव टू डू क्विकली। जो खाना है जल्दी खाओ, जो खाना है जल्दी खाओ, ईट व्हाट यू हैव टू ईट क्विकली, ईट व्हाट यू हैव टू ईट क्विकली। जो ख़रीदना है जल्दी ख़रीदो, जो ख़रीदना है जल्दी ख़रीदो, बाय व्हाट यू हैव टू बाय क्विकली, बाय व्हाट यू हैव टू बाय क्विकली। ऐसा मत करो मैं गरीब हूँ, ऐसा मत करो मैं जा रहा हूँ, ऐसा मत करो मैं मर जाऊँगा। तो आप भी इस तरीके के सेंटेंस बोलना चाहते हैं तो इसका स्ट्रक्चर ये होगा, डोंट डू सो यानी ऐसा मत करो, डोंट डू सो, उसके बाद आप अपने सेंटेंस को ऐड करेंगे। वॉट एवर यू वांट टू से यू कैन ऐड आफ्टर डोंट डू सो। तो आइए इसको कुछ स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि ऐसा मत करो मैं गरीब हूँ, डोंट डू सो आई एम पुअर, डोंट डू सो आई एम पुअर यानी ऐसा मत करो मैं गरीब हूँ। सेकेंड सेंटेंस इज दैट ऐसा मत करो मैं जा रहा हूँ, डोंट डू सो आई एम गोइंग, ऐसा मत करो मैं जा रहा हूँ, डोंट डू सो आई एम गोइंग। एंड तीसरा सेंटेंस ये है, ऐसा मत करो मैं मर जाऊंगा, डोंट डू सो आई विल डाई, ऐसा मत करो मैं मर जाऊंगा, डोंट डू सो आई विल डाई। एंड लास्ट सेंटेंस इज दैट ऐसा मत करो मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, डोंट डू सो व्हाट्स रॉन्ग आई हैव डन यू, व्हाट्स रॉन्ग आई हैव डन यू एक फ्रेज भी है, इसका माना होता है मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। आपके चाय की जितनी तारीफ़ की जाए कम है, आपके फ़ोन की जितनी तारीफ़ की जाए कम है, आपके बच्चे की जितनी तारीफ़ की जाए कम है, आपके गार्जियन की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। तो इस तरीके का सेंटेंस बोलने के लिए उसका स्ट्रक्चर ये होगा, नो वर्ड्स आर इनफ टू कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद आप अपने अदर वर्ड्स को ऐड करेंगे। वॉट एवर यू वांट टू से यू कैन ऐड आफ्टर नो वर्ड्स आर इनफ टू कॉम्प्लीमेंट। तो आइए इसको कुछ स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। आपके चाय की जितनी तारीफ़ की जाए कम है, नो वर्ड्स आर इनफ टू कॉम्प्लीमेंट योर टी, नो वर्ड्स आर इनफ टू कॉम्प्लीमेंट योर टी। दूसरा एग्जाम्पल ये है, आपके फ़ोन की जितनी तारीफ़ की जाए कम है, नो वर्ड्स आर इनफ टू कॉम्प्लीमेंट योर फ़ोन, नो वर्ड्स आर इनफ टू कॉम्प्लीमेंट योर फ़ोन। तीसरा एग्जाम्पल ये है, आपके बच्चे की जितनी तारीफ़ की जाए कम है, नो वर्ड्स आर इनफ टू कॉम्प्लीमेंट योर चाइल्ड, नो वर्ड्स आर इनफ टू कॉम्प्लीमेंट योर चाइल्ड। उसके बाद
आपके गार्जियन की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। नो वर्ड्स आर इनफ टू कॉम्प्लीमेंट योर पेरेंट्स। नो वर्ड्स आर इनफ टू कॉम्प्लीमेंट योर पेरेंट्स। आपके गार्जियन की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। उसके परिवार की जितनी तारीफ़ की जाए कम है। नो वर्ड्स आर इनफ टू कॉम्प्लीमेंट हिज या हर फैमिली। मेल होगा तो हिज लगाएंगे, फीमेल होगी तो हर लगाएंगे। नो वर्ड्स आर इनफ टू कॉम्प्लीमेंट हर फैमिली। मुझे गाली मत दो, इसका अंजाम बुरा होगा। यह काम मत करो, इसका अंजाम बुरा होगा। तुम ऐसा कर रहे हो, इसका अंजाम बुरा होगा। मैं ये कर सकता हूँ लेकिन इसका अंजाम बुरा होगा। मुझे परेशान मत करो, इसका अंजाम बुरा होगा। तो इस तरीके के सेंटेंस अगर आप भी बोलना चाहते हैं तो इसका स्ट्रक्चर ये है कि आप अपने जो कुछ भी बोलना चाहते हैं वो बोलेंगे, फिर उसके बाद इट्स रिज़ल्ट विल बी अनडिज़ायर्ड यूज़ करेंगे। तो आइए इसको कुछ एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि मुझे गाली मत दो, इसका अंजाम बुरा होगा। तो डोंट अब्यूज़ मी, इट्स रिज़ल्ट विल बी अनडिज़ायर्ड। डोंट अब्यूज़ मी, इट्स रिज़ल्ट विल बी अनडिज़ायर्ड। दूसरा एग्ज़ाम्पल ये है, यह काम मत करो, इसका अंजाम बुरा होगा। डोंट डू दिस वर्क, इट्स रिज़ल्ट विल बी अनडिज़ायर्ड। डोंट डू दिस वर्क, इट्स रिज़ल्ट विल बी अनडिज़ायर्ड। तुम ऐसा कर रहे हो, इसका अंजाम बुरा होगा। यू आर डूइंग दैट, इट्स रिज़ल्ट विल बी अनडिज़ायर्ड। You are doing that, its result will be undesired। चौथा सेंटेंस ये है कि मैं ये कर सकता हूँ लेकिन इसका अंजाम बुरा होगा। I can do it, but its result will be undesired। I can do it, but its result will be undesired। And मुझे परेशान मत करो, इसका अंजाम बुरा होगा। Don't trouble me, its result will be undesired। Don't trouble me, its result will be undesired। तुम चाहकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो चाहकर भी मुझसे बात नहीं कर सकती। तुम चाहकर भी हवाई जहाज़ में सफ़र नहीं कर सकते। मैं चाहकर भी तुम्हें पैसा नहीं दे सकता। तुम चाहकर भी मुझसे नहीं बच सकते। तो गाइज़, इस तरीके का सेंटेंस बोलने के लिए उसका स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद इवन इफ़ शी वांट। एज ए सब्जेक्ट जैसे अगर आई का यूज़ करना हो तो आई डालेंगे, यू का यूज़ करना हो यू डालेंगे, वी ही शी एज ए सब्जेक्ट आप ऐड कर सकते हैं। तो आइए इसको कुछ एग्ज़ाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि वो चाह कर भी मुझसे बात नहीं कर सकती। शी कैन नॉट टॉक टू मी even if she want। She cannot talk to me even if she want। दूसरा एग्जाम्पल है, तुम चाह कर भी हवाई जहाज़ में सफ़र नहीं कर सकते। You cannot travel in aeroplane even if you want। You cannot travel in aeroplane even if you want। तीसरा एग्जाम्पल ये है, मैं चाह कर भी तुम्हें पैसा नहीं दे सकता। I cannot give you money even if I want। I cannot give you money even if I want। तुम चाहकर भी मुझसे नहीं बच सकते। You cannot escape to me even if you want। You cannot escape to me even if you want। तुम चाहकर भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। You cannot harm to me even if you want। You cannot harm to me even if you want। ज़िंदगी बर्बाद करने से क्या फ़ायदा, बिना इंटरनेट के मोबाइल रखने से फ़ायदा। चिल्लाने से क्या फ़ायदा, आंसू बहाने से क्या फ़ायदा। अब आने से क्या फ़ायदा, बिना लाभ के काम करने से क्या फ़ायदा। इंजीनियर बनने से क्या फ़ायदा। तो इस तरीके के सेंटेंस अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो इसका स्ट्रक्चर ये होगा, व्हाट्स द यूज़ ऑफ। उसके बाद
V5 यानी ing वाले फॉर्म को ऐड करेंगे, उसके बाद अदर वर्ड्स को ऐड करेंगे। व्हाट्स द यूज़ ऑफ प्लस V5 प्लस अदर वर्ड्स। तो आइए इसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि ज़िंदगी बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। व्हाट्स द यूज़ ऑफ वेस्टिंग द लाइफ। व्हाट्स द यूज़ ऑफ वेस्टिंग द लाइफ। दूसरा एग्जाम्पल ये है, बिना इंटरनेट के मोबाइल रखने से क्या फ़ायदा। व्हाट्स द यूज़ ऑफ हैविंग मोबाइल विदाउट इंटरनेट। व्हाट्स द यूज़ ऑफ हैविंग मोबाइल विदाउट इंटरनेट। थर्ड एग्जाम्पल इज डैट, आंसू बहाने से क्या फ़ायदा। व्हाट्स द यूज़ ऑफ शेडिंग टीयर्स। व्हाट्स द यूज़ ऑफ शेडिंग टीयर्स। फोर्थ एग्जाम्पल इज डैट, चिल्लाने से क्या फ़ायदा। व्हाट्स द यूज़ ऑफ शाउटिंग। व्हाट्स द यूज़ ऑफ शाउटिंग यानी चिल्लाने से क्या फ़ायदा। उसके बाद अब आने से क्या फ़ायदा, यानी अब आने से क्या फ़ायदा। व्हाट्स द यूज़ ऑफ कमिंग नाउ। व्हाट्स द यूज़ ऑफ कमिंग नाउ यानी अब आने से क्या फ़ायदा। बिना लाभ के काम करने से क्या फ़ायदा। व्हाट्स द यूज़ ऑफ डूइंग वर्क विदाउट प्रॉफिट। व्हाट्स द यूज़ ऑफ डूइंग वर्क विदाउट प्रॉफिट। बिना लाभ के काम करने से क्या फ़ायदा। इंजीनियर बनने से क्या फ़ायदा। व्हाट्स द यूज़ ऑफ बिकमिंग एन इंजीनियर। व्हाट्स द यूज़ ऑफ बिकमिंग एन इंजीनियर। पता है जहाँ तुम नौकरी करते हो, मुझे पता है जहाँ वो पढ़ने जाती है, मुझे पता है जहाँ तुम सोते हो, मुझे पता है जहाँ तुम रहते हो। तो गाइज इस तरीके के सेंटेंस अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये होगा, आई नो वेयर। उसके बाद आप अपने सेंटेंस को ऐड करेंगे। आई नो वेयर का माना होता है मुझे पता है जहाँ। वेयर का माना कहाँ और जहाँ दोनों होता है, लेकिन यहाँ पे वेयर के माने में जहाँ का यूज़ किया गया है। इट्स डिपेंड ऑन यू व्हाट यू वांट टू से। तो आइए इसको स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि मुझे पता है जहाँ तुम नौकरी करते हो। आई नो वेयर, मुझे पता है जहाँ तुम नौकरी करते हो, यू जॉब। आई नो वेयर यू जॉब। मुझे पता है जहाँ वो पढ़ने जाती है। आई नो वेयर शी गोज़ फॉर स्टडी। गाइज शी यहाँ पे थर्ड पर्सन इसलिए यहाँ पे V5 का यूज़ किया गया है। आई नो वेयर शी गोज़ फॉर स्टडी। मुझे पता है जहाँ तुम सोते हो। आई नो वेयर यू स्लीप। आई नो वेयर यू स्लीप। मुझे पता है जहाँ तुम रहते हो। आई नो वेयर यू लिव। आई नो वेयर यू लिव। मुझे पता है जहाँ तुम रहते हो। वह तुम्हें पसंद करती है, सही कहा ना मैंने। तुम दिल्ली में रहते हो, सही कहा ना मैंने। तुम मुझसे नाराज़ हो, सही कहा ना मैंने। जो होता है अच्छे के लिए होता है, सही कहा ना मैंने। तो गाइज़ इस तरीके का सेंटेंस अगर आप भी इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये होगा, आप अपने सेंटेंस के बाद am I right ऐड करेंगे। वट एवर यू wanna से आफ्टर डैट यू विल हैव टू ऐड am I right। तो आइए इसको कुछ स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि वो तुम्हें पसंद करती है, सही कहा ना मैंने। शी लाइक्स यू, am I right। वो तुम्हें पसंद करती है, सही कहा ना मैंने। शी लाइक्स यू, am I right। दूसरा एग्जाम्पल ये है, तुम दिल्ली में रहते हो, सही कहा ना मैंने। यू लिव इन दिल्ली, am I right। तुम दिल्ली में रहते हो, सही कहा ना मैंने। यू लिव इन दिल्ली, am I right। तुम मुझसे नाराज़ हो, सही कहा ना मैंने। तुम मुझसे नाराज़ हो, सही कहा ना मैंने। यू आर एंग्री विद मी, am I right। यू आर एंग्री विद मी, am I right। जो होता है अच्छे के लिए होता है, सही कहा ना मैंने।
जो होता है अच्छे के लिए होता है, सही कहा ना मैंने। ऑल हैपन फॉर गुड, एम आई राइट? ऑल हैपन फॉर गुड, एम आई राइट? आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, सही कहा ना मैंने। यू आर वॉचिंग माई वीडियो, एम आई राइट? यू आर वॉचिंग माई वीडियो, एम आई राइट? कि तुम किसी से कम नहीं हो, तुम्हारा भाषण किसी से कम नहीं, तुम किसी से कम नहीं दिख रहे हो, हम किसी से कम नहीं। तो गाइज इस तरीके का सेंटेंस अगर आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये होगा, पहले आप सेंटेंस को ऐड करेंगे, उसके बाद सेकेंड टू नन बोलेंगे। पहले आप अपने सेंटेंस को बोलेंगे, फिर उसके बाद सेकेंड टू नन। सेकेंड टू नन का मीनिंग होता है किसी से कम नहीं। तो आइए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि तुम किसी से कम नहीं हो, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू आर सेकेंड टू नन। यू आर सेकेंड टू नन, तुम किसी से कम नहीं हो। दूसरा एग्जाम्पल ये है, तुम्हारा भाषण किसी से कम नहीं। तुम्हारा भाषण किसी से कम नहीं। योर स्पीच सेकेंड टू नन। योर स्पीच सेकेंड टू नन। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल ये है, तुम किसी से कम नहीं दिख रहे हो। तुम किसी से कम नहीं दिख रहे हो। यू आर लुकिंग सेकेंड टू नन। यू आर लुकिंग सेकेंड टू नन। उसके बाद ये अक्सर बोला जाता है हम किसी से कम नहीं, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम सेकेंड टू नन। आई एम सेकेंड टू नन, हम किसी से कम नहीं। मैं वहाँ नहीं जाऊँगा चाहे जो हो जाए। मैं तुम्हें नहीं भूलूँगा चाहे जो हो जाए। तुम्हें आज आना पड़ेगा चाहे जो हो जाए। मुझे नया फ़ोन लेना है चाहे जो हो जाए। तो गाइज़ इस तरीके का सेंटेंस अगर आप भी इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये है कि पहले आप अपने सेंटेंस बोलेंगे, उसके बाद आप कम व्हाट में को ऐड करेंगे। कम व्हाट में का माना होता है चाहे जो हो जाए। आप जो कुछ भी बोलना चाहते हैं पहले उसको बोलेंगे, फिर उसके बाद कम व्हाट में का यूज़ करेंगे। तो आइए इसको कुछ एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा चाहे जो हो जाए। आई विल नॉट गो देयर कम व्हाट में। आई विल नॉट गो देयर कम व्हाट में। मैं तुम्हें नहीं भूलूँगा चाहे जो हो जाए। आई विल नॉट फॉरगेट यू कम व्हाट में। आई विल नॉट फॉरगेट यू कम व्हाट में। तीसरा एग्जाम्पल ये है, तुम्हें आज यहाँ आना पड़ेगा चाहे जो हो जाए। यू विल हैव टू कम हेयर कम व्हाट में। यू विल हैव टू कम हेयर कम व्हाट में। तुम्हें आज यहाँ आना पड़ेगा चाहे जो हो जाए। मुझे नया फ़ोन लेना है चाहे जो हो जाए। आई हैव टू बाई अ न्यू फ़ोन कम व्हाट में। आई हैव टू बाई अ न्यू फ़ोन कम व्हाट में। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ उसके कहने पर। तुम यह काम कर रहे हो उसके कहने पर। वो मुझे गाली दे रहा है उसके कहने पर। मैंने शराब पिया उसके कहने पर। तो गाइज़ इस तरीके का सेंटेंस अगर आप भी इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये है कि पहले आप अपने सेंटेंस बोलेंगे, उसके बाद ऑन हिज इंस्टेंस को ऐड करेंगे। ऑन हिज इंस्टेंस का मतलब होता है उसके कहने पर। पहले आप अपने सेंटेंस को ऐड बोलेंगे, उसके बाद ऑन हिज इंस्टेंस। तो आइए इसको कुछ एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। जैसे कि मैं तुमसे बात कर रहा हूँ उसके कहने पर। आई एम टॉकिंग टू यू ऑन हिज इंस्टेंस। आई एम टॉकिंग टू यू ऑन हिज इंस्टेंस। दूसरा एग्जाम्पल है, तुम यह काम कर रहे हो उसके कहने पर। यू आर डूइंग दिस वर्क ऑन हिज इंस्टेंस। यू आर डूइंग दिस वर्क ऑन हिज इंस्टेंस। उसके बाद वह मुझे गाली दे रहा था उसके कहने पर। He was abusing me on his instance.
he was abusing me on his instance। चौथा एग्जाम्पल ये है, मैंने शराब पिया उसके कहने पर। I drank wine on his instance। I drank wine on his instance। ये पास्ट की बात है इसलिए ड्रिंक का सेकेंड फॉर्म यूज किया गया है। उसके बाद मैं यह फिल्म देख रहा हूँ उसके कहने पर। I am watching this movie on his instance। एक बात बोलूं बुरा तो नहीं मानोगे, एक बात बोलूं वो बहुत मेहनती है, एक बात बोलूं तुम बहुत कमीने हो, एक बात बोलूं वो बहुत अच्छी लड़की है। तो गाइज इस तरीके का सेंटेंस अगर आप भी इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये है, डू आई से वन थिंग, उसके बाद आप अपने सेंटेंस को ऐड करेंगे। डू आई से वन थिंग का मतलब होता है एक बात बोलूं, उसके बाद आपका जो भी सेंटेंस हो उस सेंटेंस को ऐड कर सकते हैं। तो आइए इसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट एग्जाम्पल ये है, एक बात बोलूं बुरा तो नहीं मानोगे। डू आई से वन थिंग विल यू नॉट माइंड। डू आई से वन थिंग विल यू नॉट माइंड। दूसरा एग्जाम्पल ये है, एक बात बोलूं वो बहुत मेहनती है। डू आई से वन थिंग ही इज़ अ हार्ड वर्कर। डू आई से वन थिंग ही इज़ अ हार्ड वर्कर। हार्ड वर्कर का माना होता है गाइस मेहनती। तीसरा एग्जाम्पल ये है, एक बात बोलूं तुम बहुत कमीने हो। डू आई से वन थिंग यू आर अ वेरी बास्टर्ड। डू आई से वन थिंग यू आर अ वेरी बास्टर्ड। उसके बाद एक बात बोलूं वो बहुत अच्छी लड़की है। डू आई से वन थिंग शी इज़ अ गुड गर्ल। डू आई से वन थिंग शी इज़ अ गुड गर्ल। उसके बाद ये है, एक बात बोलूं यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। डू आई से वन थिंग इट्स नॉट गुड फॉर यू। डू आई से वन थिंग इट्स नॉट गुड फॉर यू। एक बात बोलूं उसकी सोच घटिया है। डू आई से वन थिंग ही हैज़ अ चीप मेंटेलिटी। मैंने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। मैंने जैसे तैसे अपनी आदत को सुधारा। उसने जैसे तैसे मेरे पैसे वापस किए। मैंने जैसे तैसे यह काम किया। तो गाइज इस तरीके का सेंटेंस अगर आप भी इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये है कि पहले आप अपने सेंटेंस बोलेंगे, उसके बाद समहाउ का प्रयोग करेंगे। पहले आप अपने सेंटेंस को बोलेंगे, उसके बाद लास्ट में समहाउ को ऐड करेंगे। समहाउ का मतलब होता है जैसे तैसे। तो आइए इसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। पहला एग्जाम्पल ये है, मैंने जैसे तैसे अपनी जान बचाई। आई सेव्ड माई लाइफ समहाउ। आई सेव्ड माई लाइफ समहाउ। दूसरा एग्जाम्पल ये है, मैंने जैसे तैसे अपनी आदत को सुधारा। आई करेक्शनड माई हैबिट्स समहाउ। आई करेक्शनड माई हैबिट समहाउ। तीसरा एग्जाम्पल ये है, उसने जैसे तैसे मेरे पैसे वापस किए। ही रिटर्नड माई मनी समहाउ। ही रिटर्नड माई मनी समहाउ। उसने जैसे तैसे मेरे पैसे वापस किए। मैंने जैसे तैसे यह काम किया। आई डिड दिस वर्क समहाउ। आई डिड दिस वर्क समहाउ। मैंने जैसे तैसे यह काम किया। अब खेलने की मेरी बारी है। अब पीने की मेरी बारी है। अब बोलने की उसकी बारी है। अब चाय बनाने की मेरी बारी है। अब प्रश्न पूछने की मेरी बारी है। तो गाइज इस तरीके का सेंटेंस अगर आप भी इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये है, नाउ इट्स माई टर्न टू। उसके बाद V1 यानी मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को ऐड करेंगे। नाउ इट्स माई टर्न टू का मतलब होता है अब मेरी बारी है। अगर आप बोलना चाहते हैं अब तुम्हारी बारी है तो माई की जगह पे योर का यूज़ करेंगे। बोलना चाहते हैं अगर कि उसकी बारी है तो माई की जगह पे हिज और हर का यूज़ करेंगे। तो आइए इसको कुछ एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि अब खेलने की मेरी बारी है।
नाउ इट्स माई टर्न टू प्ले, नाउ इट्स माई टर्न टू प्ले। दूसरा एग्जाम्पल ये है, अब पीने की मेरी बारी है, नाउ इट्स माई टर्न टू ड्रिंक, नाउ इट्स माई टर्न टू ड्रिंक। तीसरा एग्जाम्पल ये है, अब बोलने की तुम्हारी बारी है, नाउ इट्स योर टर्न टू स्पीक, नाउ इट्स योर टर्न टू स्पीक। अब बोलने की तुम्हारी बारी है। तीसरा एग्जाम्पल ये है, अब चाय बनाने की मेरी बारी है, नाउ इट्स माई टर्न टू मेक टी, नाउ इट्स माई टर्न टू मेक टी। चौथा एग्जाम्पल ये है कि अब क्वेश्चन पूछने की मेरी बारी है, नाउ इट्स माई टर्न टू आस्क क्वेश्चन, नाउ इट्स माई टर्न टू आस्क क्वेश्चन। अब प्रश्न पूछने की मेरी बारी। कुल मिलाकर मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता, कुल मिलाकर मैं अब तुमसे मिलना चाहता हूँ, कुल मिलाकर वह तुमसे बात नहीं करना चाहती, कुल मिलाकर सब कुछ अच्छा था उसकी शादी में। तो गाइज इस तरीके का सेंटेंस अगर आप भी इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये है, ऑल इन ऑल। उसके बाद आप अपने सेंटेंस को ऐड करेंगे। वट एवर यू वांट टू से यू कैन ऐड आफ्टर ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल का मतलब होता है कुल मिलाकर। तो आइए इसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो फर्स्ट एग्जाम्पल ये है, कुल मिलाकर मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता। ऑल इन ऑल आई कांट बिलीव ऑन यू, ऑल इन ऑल आई कांट बिलीव ऑन यू। दूसरा एग्जाम्पल ये है, कुल मिलाकर मैं तुमसे अब मिलना चाहता हूँ। ऑल इन ऑल आई वांट टू मीट यू नाउ, ऑल इन ऑल आई वांट टू मीट यू नाउ। तीसरा एग्जाम्पल ये है, कुल मिलाकर वह तुमसे बात करना नहीं चाहती। ऑल इन ऑल शी डज नॉट वांट टू टॉक टू यू, ऑल इन ऑल शी डज नॉट वांट टू टॉक टू यू। कुल मिलाकर हर एक चीज़ का इंतज़ाम बहुत अच्छा था उसकी शादी में। ऑल इन ऑल एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड वेरी गुड इन हिज मैरिज, ऑल इन ऑल एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड वेरी गुड इन हिज मैरिज। कुल मिलाकर मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच रहा हूँ। ऑल इन ऑल आई एम थिंकिंग अबाउट माई करियर, ऑल इन ऑल आई एम थिंकिंग अबाउट माई करियर। क्या प्यार व्यार तुम भी करते हो, खाना वाना खा चुके हो, कपड़ा वपड़ा खरीद चुके हो, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है, चिकन वकन मैं नहीं खाता। तो गाइज इस तरीके का सेंटेंस अगर आप भी इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये होगा कि आप अपने सेंटेंस को बोलेंगे, उसके बाद लास्ट में एंड ऑल का प्रयोग करेंगे। अगर आपके सेंटेंस के लास्ट में मेन वर्ब आता है तो उसके बाद एंड ऑल का भी यूज़ करेंगे, और अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट आता है तो उसके बाद एंड ऑल का यूज़ करेंगे। तो आइए इसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे कि खाना वाना खा चुके हो, खाना वाना खा चुके हो, तो इसका ये होगा, हैव यू टेकन फूड एंड ऑल, हैव यू टेकन फूड एंड ऑल। दूसरा एग्जाम्पल ये है, क्या प्यार व्यार तुम भी करते हो, क्या प्यार व्यार तुम भी करते हो, डू यू ऑल्सो लव एंड ऑल, डू यू ऑल्सो लव एंड ऑल। कपड़ा वपड़ा खरीद चुके हो, हैव यू बॉट क्लॉथ एंड ऑल, हैव यू बॉट क्लॉथ एंड ऑल। कपड़ा वपड़ा खरीद चुके हो। पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है, हाउ इज गोइंग योर स्टडी एंड ऑल। गाइज ये हाउ इज का शॉर्ट फॉर्म है हाउस, हाउ इज गोइंग योर स्टडी एंड ऑल, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है। कंप्यूटर वम्प्यूटर चलाना जानते हो, डू यू नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड ऑल, डू यू नो हाउ टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड ऑल। मैं चिकन वकन नहीं खाता, आई डोंट ईट चिकन एंड ऑल, आई डोंट ईट चिकन एंड
ऑल। मैं चिकन वकेन नहीं खाता। कहीं ऐसा न हो कि तुम मुझे भूल जाओ। कहीं ऐसा न हो कि तुम मुझसे मार खा जाओ। कहीं ऐसा न हो कि तुम मैच हार जाओ। कहीं ऐसा न हो कि तुम फेल हो जाओ। तो गाइस इस तरीके के सेंटेंस अगर आप भी इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो इसका स्ट्रक्चर ये है कि लेस्ट यू शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। लेस्ट यू शुड का मतलब होता है कहीं ऐसा न हो कि। तो गाइस आइए इसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि कहीं ऐसा न हो कि तुम मुझे भूल जाओ। लेस्ट यू शुड फॉरगेट मी। लेस्ट यू शुड फॉरगेट मी। कहीं ऐसा न हो कि तुम मुझे भूल जाओ। सेकेंड एग्जाम्पल इज दैट कहीं ऐसा न हो कि तुम मुझसे मार खा जाओ। लेस्ट यू शुड बीटन बाय मी। लेस्ट यू शुड बीटन बाय मी। कहीं ऐसा न हो कि तुम मुझसे मार खा जाओ। थर्ड एग्जाम्पल इज दैट कहीं ऐसा न हो कि तुम मैच हार जाओ। कहीं ऐसा न हो कि तुम मैच हार जाओ। लेस्ट यू शुड लूज द गेम। लेस्ट यू शुड लूज द गेम। कहीं ऐसा न हो कि तुम मैच हार जाओ। फोर्थ एग्जाम्पल इज दैट कहीं ऐसा न हो कि तुम फेल हो जाओ। लेस्ट यू शुड फेल। लेस्ट यू शुड फेल। कहीं ऐसा न हो कि तुम फेल हो जाओ। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें बोलना पड़े। लेस्ट यू शुड हैव टू स्पीक। लेस्ट यू शुड हैव टू स्पीक। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हें बोलना पड़े। काश मेरे पास उसका नंबर होता। काश मेरे पास एक गाड़ी होती। काश मेरे पास पैसा होता। काश मेरे पास ताकत होती। If you also want to speak these type sentences in English, then you will have to apply this structure. Structure is that I wish I had. काश मेरे पास होता। I wish I had it means काश मेरे पास होता। उसके बाद आप अपने नाउन को ऐड करेंगे। Let's understand through the example so that it can be understood well. First example is that काश मेरे पास उसका नंबर होता ताकि मैं उससे बात कर पाता। I wish I had her number so I could talk to her. I wish I had her number so I could talk to her. Second example is that काश मेरे पास एक गाड़ी होती ताकि मैं घूमने जाता। I wish I had a car so I could go for tour. I wish I had a car so I could go for tour. Third example is that काश मेरे पास पैसा होता ताकि मैं गरीबों की मदद कर पाता। I wish I had a money so I could help the poor. I wish I had money so I could help the poor. Fourth example is that काश मेरे पास ताकत होती ताकि मैं उसे इंसाफ दिला पाता। I wish I had the power so I could bring him justice. Bring justice मतलब इंसाफ दिलाना। I wish I had the power so I could bring him justice. अगर मेरे पास ताकत होती तो मैं बलात्कारियों को जान से मार देता। If I had the strength, then I would have killed the rapists. If I had the strength, then I would have killed the rapists. तुम राजाओं के राजा हो, वह कमीनों का कमीना है, वह प्रोफेसरों का प्रोफेसर है, वह नेताओं का नेता है। तो गाइस इस तरीके के सेंटेंस अगर आप भी इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये है। सब्जेक्ट इज़ MR प्लस नाउन ऑफ नाउन। पहले आप अपने सब्जेक्ट को ऐड करेंगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज़ MR, उसके बाद नाउन ऑफ नाउन। नाउन ऑफ नाउन इट मीन्स जैसे आपका नाउन किंग है तो किंग ऑफ किंग्स। आपका नाउन अगर लीडर है तो लीडर ऑफ लीडर्स। तो आइए इसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट एग्जाम्पल ये है, वह राजाओं का राजा है।
तो यहाँ पे बोलेंगे ही इज़ किंग ऑफ किंग्स। जैसे आपका किंग नाउन है तो ही इज़ किंग ऑफ किंग्स, वो राजाओं का राजा है। दूसरा एग्जाम्पल ये है, वह कमीनों का कमीना है। ही इज़ अ बास्टर्ड ऑफ बास्टर्ड्स, ही इज़ अ बास्टर्ड ऑफ बास्टर्ड्स, वह कमीनों का कमीना है। तीसरा एग्जाम्पल ये है, वह प्रोफेसरों का प्रोफेसर है। ही इज़ अ प्रोफेसर ऑफ प्रोफेसर्स, ही इज़ अ प्रोफेसर ऑफ प्रोफेसर्स, वह प्रोफेसरों का प्रोफेसर है। तुम नेताओं के नेता हो। यू आर अ लीडर ऑफ लीडर्स, यू आर अ लीडर ऑफ लीडर्स, तुम नेताओं के नेता हो। अब बोलकर मुझे दिखाओ, अब लिखकर मुझे दिखाओ, अब पढ़कर मुझे दिखाओ, अब बनाकर मुझे दिखाओ। तो guys, if you also want to speak these types of sentences in English, then you will have to apply this structure. Structure is that show me to plus V1 plus now. Show me to, it means अब मुझे दिखाओ। Let's understand through the example so that it can be understood well. First example is that अब बोलकर मुझे दिखाओ, अब बोलकर मुझे दिखाओ। Show me to speak now, show me to speak now, अब बोलकर मुझे दिखाओ। सेकेंड एग्जाम्पल इज दैट अब लिखकर मुझे दिखाओ, अब लिखकर मुझे दिखाओ। शो मी टू राइट नाउ, शो मी टू राइट नाउ, अब लिखकर मुझे दिखाओ। थर्ड एग्जाम्पल इज दैट अब पढ़कर मुझे दिखाओ। शो मी टू रीड नाउ, शो मी टू रीड नाउ, अब पढ़कर मुझे दिखाओ। फोर्थ एग्जाम्पल इज दैट अब बनाकर मुझे दिखाओ, अब बनाकर मुझे दिखाओ। शो मी टू मेक नाउ, शो मी टू मेक नाउ, अब बनाकर मुझे दिखाओ। अब भागकर मुझे दिखाओ, अब भागकर मुझे दिखाओ। शो मी टू रन अवे नाउ, शो मी टू रन अवे नाउ, अब भागकर मुझे दिखाओ। कोई ना कोई तुम्हें याद ज़रूर कर रहा है, कोई ना कोई तुम्हारी ज़िंदगी में ज़रूर होगा, कोई ना कोई आज शतक ज़रूर मारेगा, कोई ना कोई उसका रिकॉर्ड ज़रूर तोड़ेगा। तो गाइज इस तरीके के सेंटेंस अगर आप भी इंग्लिश में बोलना चाहते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये है कि समवन और दी अदर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस डेफिनेटली प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। समवन और दी अदर के बाद आप अपने हेल्पिंग वर्ब को ऐड करेंगे। आपका हेल्पिंग वर्ब जो भी हो इज़ एम आर वाज वर अकॉर्डिंग टू टेंस। उसके बाद डेफिनेटली, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो इट कैन बी अंडरस्टूड वेल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज डैट कोई ना कोई तुम्हें ज़रूर याद कर रहा है। Someone or the other is definitely missing you. Someone or the other is definitely missing you. दूसरा एग्जाम्पल ये है, कोई ना कोई तुम्हारी ज़िंदगी में ज़रूर होगा। Someone or the other will be definitely in your life. Someone or the other will be definitely in your life. तीसरा एग्जाम्पल ये है, कोई ना कोई आज शतक ज़रूर मारेगा। Someone or the other will definitely hit century. Someone or the other will definitely hit century. कोई ना कोई इसका रिकॉर्ड ज़रूर तोड़ेगा। Someone or the other will definitely break his record. Someone or the other will definitely break his record. कोई ना कोई दरवाजे पर ज़रूर खड़ा है। Someone or the other is definitely stand at the door. Someone or the other is definitely stand at the door. नया फ़ोन चलाने का अपना ही मज़ा है, पबजी खेलने का अपना ही मज़ा है, इंग्लिश में बात करने का अपना ही मज़ा है, दोस्तों के साथ बारिश में नहाने का अपना ही मज़ा था। तो गाइज इफ़ यू ऑल्सो वांट टू स्पीक दिस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश देन यू विल हैव टू अप्लाई दिस स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर इज़ डैट पहले आप आईएनजी फॉर्म लाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट,
फिर हैज़ या हैड अकॉर्डिंग टू टेंस, उसके बाद इट्स ऑन फील का प्रयोग करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जाम्पल सो दैट इट कैन बी अंडरस्टूड वेल। फर्स्ट एग्जाम्पल इज दैट नया फ़ोन चलाने का अपना ही मज़ा है। यूजिंग द न्यू फ़ोन हैज़ इट्स ऑन फील। यूजिंग द न्यू फ़ोन हैज़ इट्स ऑन फील। तुमसे मिलने का अपना ही मज़ा है। मीटिंग विद यू हैज़ इट्स ऑन फील। मीटिंग विद यू हैज़ इट्स ऑन फील। तुमसे मिलने का अपना ही मज़ा है। इंग्लिश में बात करने का अपना ही मज़ा है। टॉकिंग इन इंग्लिश हैज़ इट्स ऑन फील। टॉकिंग इन इंग्लिश हैज़ इट्स ऑन फील। इंग्लिश में बात करने का अपना ही मज़ा है। दोस्तों के साथ बारिश में नहाने का अपना ही मज़ा है। टेकिंग बाथ इन द रेन विद फ्रेंड्स हैज़ इट्स ऑन फील। टेकिंग बाथ इन द रेन विद फ्रेंड्स हैज़ इट्स ऑन फील। मुंबई में रहने का अपना ही मज़ा था। तो गाइस ये पास्ट की बात है, तो मुंबई में रहने का अपना ही मज़ा है। तो यहाँ पे लिविंग इन द मुंबई हैड इट्स ऑन फील। लिविंग इन द मुंबई हैड इट्स ऑन फील। पबजी खेलने का अपना ही मज़ा है। प्लेइंग पबजी हैज़ इट्स ऑन फील। प्लेइंग पबजी हैज़ इट्स ऑन फील। अगर आप बोलना चाहते हो अपना ही मज़ा था तो प्लेइंग पबजी हैड इट्स ऑन फील। इंग्लिश सीखने का अपना ही मज़ा है। तो गाइज इट इज़ फॉर यू, प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ योर आंसर विल बी रॉन्ग देन आई विल करेक्ट दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Don't forget to like and share. I will see you tomorrow in the next video. Till then, take care. Have a nice day. Wish you best of luck. Thank you.